हाँ होगी, स्टार्ट कर दिया मैंने, जूम पे आ गया, आजा जल्दी फटाफट। हैं? क्या कह रहा है? यार ये टाइम से क्यों नहीं करते हैं क्लासेस? आजा तू, आजा क्लास में आजा। हैं? भेज तो रखा है मैंने, भेज रखा है मैंने तेरे को कोड और वो दोनों पासवर्ड व्हाट्सएप पे। चिराग आ चुका है, आजा जल्दी। उन दोनों को बोल दे एक बार ज्वाइन कर लेंगे। सर बोल अटेंडेंस हो जाएगी, बोल दी अटेंडेंस है हो जाएगी। अरे ठीक है। डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर लेंगे ना, अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बाद देख, उसके बाद कर लेंगे जो करना है। फोन नहीं उठा रहे सर। नंबर बताइए उसका, कुणाल का। आवाज आ रही है सर? हाँ नंबर बता। 828788 82 878 78 05020। हेलो सर, कुणाल आ गया।
सर आवाज आ रही है? चिराग एंड कुणाल वीडियो ऑन करो। एक मिनट सर। अरे गाना बंद करके वीडियो ऑन कर लो। अब आवाज आ गई सर आपको? हाँ आ रही है मेरे को। तो सर इंडिया के पापा चलाया तब आवाज आएगी आपको, मेरी आवाज वैसे ही नहीं आ रही थी। चिराग वीडियो ऑन कर। एक मिनट सर। गीता आप भी एक बार वीडियो ऑन कर लो। ओके सर। फेस दिखाओ। ठीक है मैं एक बार फोटो क्लिक कर रहा हूं। अब अपनी फिजिक्स की क्लास कर सकते हो तुम, ठीक है। सर Alt+S प्रेस करना। अरे चलते नहीं है मेरे, आती थी 2-3 चीजें चलती है। क्लास अब ये बताओ जूम पे करनी है या फिर मीट पे करनी है, जल्दी बताओ। सर जिस कुणाल बताएगा, सर कुणाल। गूगल मीट्स ठीक नहीं लगा। गूगल मीट में प्रॉब्लम ये है कि तो बैटरी कंजप्शन ज्यादा होती है, सर प्लस क्या वैसे भी वो बहुत डिस्टर्बिंग सा है, कुछ समझ नहीं आया मेरे को अटेंड करना। फिर जूम पे ही कर ले। मीटिंग लॉक कर देता हूं मैं। स्काइप पे कर लो। स्काइप पे? हाँ स्काइप वैसे चलेगा नहीं, तेरा टेस्ट कर लिया, वो 24 से ज्यादा पीपल ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं उसमें। हाँ तो ठीक है, ठीक हमारे है। लिए ठीक है ना, मतलब CS के लिए। अरे पूरे स्कूल में एक ही सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कह रहे हैं। चलो मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ, अच्छा। स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आज क्या करेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम आइडिया ऑफ एफिशिएंशियल एंड एल्गोरिथम। इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है? ठीक है, इसका मेन कंसेप्ट होता है कि आप जितने भी प्रोग्राम बनाते हो वो क्या होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स लगे होते हैं। ठीक है, हर जो भी पर्सन बनाता है उसके दिमाग अलग तरीके से चल रहा होता है, और जो क्या कहते हैं उसको यूज करेगा, उसको मेन मैटर किस बात से है? क्या वो कोड देख सकता है? जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, क्या वो कोड देख सकता है आपका? आंसर करो मेरे को। देख सकता है नो क्या? सर। नहीं देख सकता। तो उसे क्या मतलब है आपके कोड से कि आपके कोड में 1000 लाइन लिखी हुई है या 20 लाइन लिखी हुई है या 10 लाइन लिखी हुई है, कोई मतलब है उससे, उस बात से? नो सर। नहीं है। ठीक है,
तो बेटर उसके लिए क्या होगा कि उसका जो ये है एल्गोरिदम है या फिर जो भी उसके पास प्रोग्राम है या उसके पास जो भी सॉफ्टवेयर गया है वो ज्यादा तेजी से चले और लेस मेमोरी ले। उसे इस दो बातों से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? यस सर। ठीक है ना, उसे सिर्फ दो बातों से फर्क पड़ता है कि जो आपका जो प्रोग्राम है वो एक तो मेमोरी कम ले और दूसरा क्या हो, वो स्पीडली फास्ट एग्जीक्यूट करे। तो आप जो भी अपना एल्गोरिदम लिखते हो या जो भी अपना प्रोग्राम बनाते हो उसको क्या करते हो, पहले आप टेस्ट करते हो कि क्या मैं इससे बेटर बना सकता हूं। अगर बना सकते हो तो आप बेटर वर्जन को प्रोवाइड कराओगे एज कंपेयर टू ऐसा वर्जन जो काफी स्लो हो। क्लियर है ना, ये चीज आ रही है ना समझ में? सबसे पहले तो आप कोई भी आप प्रोग्रामर हो या क्या कहते हैं आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सबसे पहला मोटिव क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया और उससे बेटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है और आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया और उससे बेटर कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में है ही नहीं। तो क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी मेमोरी वो ज्यादा लेता है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज्यादा है, वो थोड़ा हैंग करके चलता है, कोई इस बात से फर्क पड़ेगा अगर उस चीज का ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। जैसे सपोज हमारा ये क्या कहते हैं कोविड-19 चल रहा है, अब कोई अगर इसकी मेडिसिन फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है, तो चाहे वो मेडिसिन 1 महीने में हील कर रही है पर्सन को, चाहे 2 महीने में हील कर रही है, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, यस और नो कुछ तो बोलो। नो सर। पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 1 दिन में हील कर दे, चाहे वो 100 दिन में हील करे, चाहे वो क्या कहते हैं आपकी 1 साल में हील करे, मेन है हील कर रही है। पर अगर कोई और मेडिसिन मार्केट में आ जाती है और आपकी मेडिसिन अगर उसको 1 महीने में हील कर रही है और वो उसको 15 दिन में हील कर रही है, तो कौन सी प्रेफर होगी? जल्दी बताओ। 15 दिन वाली प्रेफर होगी ना, हर कोई उसकी तरफ भागेगा। तो ऐसे ही क्या कहते हैं हमारा जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सबसे वो है, सबसे बेस्ट क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। जब तक फेसबुक नहीं थी क्या कोई सोशल मीडिया नहीं था? थी ना, था या नहीं था? यस सर। ऑर्कुट था। हाँ यार। ठीक है, ऑर्कुट था, पर जैसे ही फेसबुक आई सबने ऑर्कुट से स्विच मार लिया, किसी ने ऑर्कुट को यूज करना ही बंद कर दिया। क्लियर है ना? तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फेसबुक ज्यादा बेटर थी, ज्यादा क्या कहते हैं उसका रिस्पॉन्स टाइम था काफी कम था, जल्दी से उसके इमीडिएट रिप्लाई आते थे, इमीडिएट पोस्ट होता था, हैंग कम होती थी और भी बहुत सारे बेनिफिट थे। क्लियर है? तो आपका कोई भी एल्गोरिदम है या आपका कोई भी क्या कहते हैं प्रोग्राम है, वो कब बेटर होगा? या तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, या अगर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है तो आपका है वो कम टाइम और कम मेमोरी यूज करता है, जब क्या होगा आपका ये बेटर मान जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आता है हमारा आइडिया ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। जो आपका एल्गोरिदम है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है, वो कितने कम टाइम में काम करेगा और कितनी कम मेमोरी लेगा, तो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में कितना चलेगा। ठीक है, आजकल एक और कंसर्न आ गया है, उसके साथ आ गया सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, चलो वो बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं फास्ट चल रहा है, मेमोरी भी कम ले रहा है, पर उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या कोई उसको यूज करना चाहेगा? हेलो, हाँ, यस या नो कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं यूज करना चाहेगा। ठीक है, तो आजकल तो सिक्योरिटी कंसर्न भी आ गया है, पर हम अगर एल्गोरिदम्स की बात करें तो एल्गोरिदम्स में हम सिक्योरिटी फीचर्स डाल सकते हैं, पर सबसे बेस्ट है कि हम एल्गोरिदम्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं कि कितने कम से कम टाइम में हमारा एल्गोरिदम वर्क कर रहा है, कितनी कम से कम मेमोरी ले रहा है। ठीक है, चलो वो टाइम कम ले रहा है पर मेमोरी इतनी ले लेता है कि आपकी रैम ही कोलैप्स हो जाती है, वो बार बार हैंग करके बंद हो जाता है, तो भी तो एफिशिएंट नहीं है। तो क्या एफिशिएंट है? वो नहीं है। तो यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर है ये टोटल
इस चीज पे डिपेंड करता है। हम इसमें क्या चेक करेंगे, हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे किसी भी एल्गोरिदम की, या जो भी हमारे क्या कहते हैं प्रोग्राम्स हैं, कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा फास्टली एग्जीक्यूट कर रहा है, और फिर अपने लॉजिक को चेंज करेंगे उसको ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए, मतलब सोल्यूशन मिल जाए और वो थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट कर जाए। ठीक है, तो ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग इज अ मैनर ऑफ प्रोग्रामिंग दैट व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इज यूजेस लो अमाउंट ऑफ ओवरऑल रिसोर्स पर्टेनिंग टू स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब वो रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करे। रिसोर्स क्या है हमारे, रैम, और दूसरा क्या है सीपीयू। यही दो मेन रिसोर्स होते हैं ना हमारे, इसके अलावा भी कोई मेन रिसोर्स होता है? नो सर। यही दो मेन रिसोर्स होते हैं, एक होती है रैम और दूसरा होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू किस तरह से चेक करेंगे, अगर सीपीयू कम टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है तो हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट है, और कम स्पेस ले रहा है, रैम में कम स्पेस ले रहा है तो हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट है। क्लियर है? A program is designed by a human being and different human beings may use different algorithms or sequence of code to perform particular task। ठीक है, और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी कुछ है, सबसे पहले क्या जरूरी होता है, एल्गोरिदम। कितने लोगों को पता है एल्गोरिदम क्या होता है? सबको पता है? यस सर। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है कि आप लेमैन लैंग्वेज में आप उसको लिख दो, क्या कहते हैं इस तरह से, अब ये हम यहाँ पे लूप यूज करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, यहाँ पे ये चीज यूज करेंगे। एक बार आपका एल्गोरिदम अगर लिख दिया आपने, तो आप उसको किसी भी लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हो, जो लैंग्वेज आपको आती है, चाहे आप उसको पाइथन में करो, चाहे आप उसको C++ में करो, चाहे उसको जावा में करो। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता। आपने अगर एल्गोरिदम लिख दिया तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जितनी भी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू राउंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कम फोकस करती हैं और एल्गोरिदम पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे। ठीक है, आगे जाके आप जितने भी इंटरव्यूज वगैरह दोगे तो वहां पे आपको कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम दे देंगे और फिर आपसे बोलेंगे कि इस पे एल्गोरिदम लिख के दिखाओ कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इंफोसिस। इंफोसिस क्या करती है, कभी भी प्रोग्रामर्स हायर नहीं करती है। तो क्या टेस्ट में क्या चेक करती है, वो पजल्स दे देती है बहुत सारे। अगर उन पजल्स को आप सॉल्व कर पा रहे हो तो वो हायर कर लेती है कि बंदे के अंदर दिमाग तो है। वो पजल इस तरह के रियल लाइफ पजल्स देती है कि अगर वो इन पजल्स को सॉल्व कर पा रहा है, मतलब दिमाग तो है, बाकी प्रोग्रामिंग हम उससे करवा लेंगे। क्लियर है? ये चीज आ गई है समझ में? तो मेन होता है आपका एल्गोरिदम। अगर आपको एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम लिखना आ गया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है? So the efficiency of such different programs algorithm varies depend upon the number of resource being used। ये चीज क्लियर है? फर्स्ट पेज आ गया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है परफॉर्मेंस डिफाइंड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल क्लॉक टाइम। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि जो आपका जो टाइम है वो कितना कम ले रहा है, उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, आपका जो एल्गोरिदम है वो जितना कम टाइम ले रहा है उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, टाइम टू कंप्लीट अ टास्क एज सीन बाय यूजर, अ वॉल क्लॉक टाइमिंग, ऑल काइंड ऑफ टाइम इज इंक्लूडेड। ठीक है, अब इसके अंदर वॉल क्लॉक टाइम के अंदर कौन से आ जाते हैं आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, इंटरफेसिंग और एप्लीकेशन ओवरहेड, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पर यहाँ जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे वो हम अपने एल्गोरिदम की करेंगे, बाकी चीजों को हम एज ए कांस्टेंट मान के चलेंगे कि आप डुअल कोर यूज कर रहे हो या कोर 2DO यूज कर रहे हो या आई प्रोसेसर यूज कर रहे हो, तो वो आपकी हार्डवेयर की है, उनको हम क्या मानते हैं? उनको हम मानते हैं एज ए कांस्टेंट। मतलब उन पे हमारा कोई वो नहीं है। हम किसको चेंज कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम को। तो एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम वो करेंगे, बाकी चीजों को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरहेड को या क्या कहते हैं आपके हार्डवेयर के ओवरहेड को हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्लियर है ये? हाँ जी, बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद है सीपीयू टाइम। तो सीपीयू टाइम भी किस पे डिपेंड करेगा? आपको जितना एल्गोरिदम आपका जितना फास्ट होगा
जितनी क्या कहते हैं उसके अंदर लूप्स कम होंगे और जितने क्या कहते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे, उतना ही फास्ट आपका प्रोग्राम होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं। ये वही चीज बोल रखा है, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 में एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब जितना आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। क्या लिखा हुआ है? इफ अ पर्टिकुलर डेस्कटॉप runs a program in 60 seconds and a laptop runs the same program in 90 seconds, how much faster is the desktop than laptop? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डेस्कटॉप है वो 60 सेकंड में उस प्रोग्राम को रन कर रहा है, जबकि जो आपका लैपटॉप है वो 90 सेकंड्स में उसको रन कर रहा है। क्यों होता है ऐसा? कि जो लैपटॉप की जो स्पीड होती है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सीपीयू हो रहा था वो ज्यादा गीगाहर्ट्ज का होता है। ठीक है? लैपटॉप्स में जो यूज होते हैं आपके 2 या 2.2 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर्स यूज होते हैं, जबकि डेस्कटॉप्स में आपके 2.8 और 3.2 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर यूज होते हैं। ठीक है? उनको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो लैपटॉप कॉम्पैक्ट होता है, वहां पे उसको एडजस्ट नहीं किया पाता था, इसलिए लैपटॉप की परफॉर्मेंस डेस्कटॉप के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होती है। ये चीज क्लियर है? तो परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे आप? 1.5 टाइम्स हो गई। अगर वो 90 सेकंड्स में कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो स्लोअर है एज कंपेयर टू दिस। तो इसके कंपेयर में इसकी परफॉर्मेंस कितनी है? 0.66%। ठीक है ना? 66.66% है ना इसकी। या फिर आप बोल सकते हो ये 1.5 टाइम्स फास्टर है इस लैपटॉप से। क्लियर है? ये चीज आ गई है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो हम ये कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं, ठीक है, जो हम ये कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं कि क्या कहते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम है वो कितना फास्ट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक वो दी गई है हमें नोटेशन, उसको बोलते हैं हम बिग ओ नोटेशन। ठीक है? बिग ओ का क्या मतलब है कि मैक्सिमम इतना टाइम लेगा, हर केस में ये हमारा एल्गोरिदम है, मैक्सिमम इतना टाइम लेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है? जैसे मैं तुम्हें कोई टास्क असाइन करूं, क्लियर है? मैं तुम्हें कोई टास्क असाइन करूं और मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें तो कल तक कंप्लीट करनी है। ठीक है? तो कुछ क्या करेंगे, अभी उसको थोड़ी देर में कंप्लीट करके कल तक सबमिट करा देंगे, कुछ क्या करेंगे, वेट करेंगे, कल की कल ही करेंगे। ठीक है? कुछ क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, बाई चांस लाइट चली गई या कोई और मिसहैपनिंग हो गई, और धीरे धीरे करके इस तरह से कल तक सबमिट कराएंगे। तो ये जो कल तक का टाइम है, हालांकि वो टास्क 1 घंटे में हो सकती थी, पर कल तक का टाइम क्यों दिया गया? कि बहुत सारी अनोमलीज आ सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस वजह से ये जो टास्क है वो कल तक आपको सबमिट करानी है। क्लियर है? ये चीज आ रही है समझ में? तो ये बिग ओ नोटेशन क्या बताते कि मैक्सिमम ये कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी आ जाए तब भी हमारा एल्गोरिदम इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इससे कम ले सकता है पर इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो वो ही क्या बताती है, हमारी बिग ओ नोटेशन बताती है। ये क्लियर है? बिग ओ नोटेशन आगे समझ में क्या होती है? हाँ जी, ठीक है। बिग ओ नोटेशन बताती है कि मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। जैसे आपका मैं अगर बोलूं कि आपको एक ढेर है आपके सामने और उस ढेर में से आपको क्या कहते हैं अपनी काम की कुछ चीजें निकालनी है। क्लियर है? मैंने मतलब एक ढेर लगा दिया, सपोज बिग बॉक्स का टास्क है, उन्होंने एक बड़ा सा ढेर लगा दिया है और उन्होंने बताया कि इस ढेर के अंदर कुछ कूपन्स छुपे हुए हैं, आपको ढूंढ के वो कूपन्स को निकालना है। क्लियर है? तो क्या हो सकता है, या तो आपने जैसे ही वो ढेर को बीच में से खोला वो आपको सामने कूपन मिल जाए, ये भी केस हो सकता है। या क्या वो पूरा जब तक ढेर आप वहां से साफ ना कर दो तब तक क्या कहते हैं आपको कूपन ना मिले। दोनों केस हो सकते हैं, नहीं हो सकते? यस सर। ठीक है, तो जो आपको अगर मैं अपने जैसे बीच में से खोला और आपको कूपन मिल गया वो क्या है आपका बेस्ट केस, और जो आपने जब पूरा का पूरा ढेर साफ कर दिया उसके बाद आपको जो कूपन मिला वो क्या है आपका वर्स्ट केस। और इनके बीच में होता है हमारा कि एवरेज केस
मतलब कभी हो सकता है हमें वर्स्ट केस फेस करना पड़े, कभी हो सकता है हमें बेस्ट केस फेस करना पड़े। तो जो एवरेज है वो क्या होता है, हमारा एवरेज केस। तो हर एल्गोरिदम के हम 3 तरह के केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो होता है वर्स्ट केस, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे बुरा दिन तो हो ही नहीं सकता, मतलब इतना भी अगर बुरा हो रहा है हमारे साथ तो भी हमारा आउटपुट निकल जाएगा। क्लियर है? बेस्ट केस क्या होगा, आपने स्टार्ट किया और वो हो गया। और एवरेज केस होगा, हो सकता है किसी दिन वर्स्ट केस फेस करना पड़े, किसी दिन बेस्ट केस फेस करना पड़े, तो उसको बोलेंगे हम एवरेज केस। क्लियर है? एक पर्टिकुलर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम पे, जैसे अगर एक हफ्ते की हम निकालें तो हम एवरेज निकालते हैं ना, उसमें कुछ बेस्ट केस आएंगे हमारे, कुछ वर्स्ट केस आएंगे, कुछ बीच के केस आएंगे। क्लियर है? तो एवरेज केस आ गया समझ में? यस सर। बेस्ट केस आ गया समझ में? हाँ जी, यस नो कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद है हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हम क्या करते हैं, इस परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहां आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या एग्जांपल है, r इज इक्वल टू 0 फॉर i इन रेंज 4 फॉर n इन रेंज 4 r प्लस i माइनस 1 प्रिंट r। अच्छा, अगर इस एल्गोरिदम में से मैं इस वाली लाइन को हटा दूं तो क्या r पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। r तो इससे प्लस होगा और ये i इससे प्लस होगा, पर क्या होगा, हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे। मल्टीप्लाई उतना ही टाइम लेगा, प्लस उतना ही टाइम लेगा, प्रिंट उतना ही टाइम लेगा। क्लियर है? आर की असाइनमेंट उतनी टाइम लेगी। ये चीज आ रही है समझ में, नहीं आ रही? तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको बोल लेते हैं हम कांस्टेंट। हम मान लेते हैं कि ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये तो अपना पूरा प्रॉपर टाइम लेंगी। हम किस में चेंज कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज को हटा रहे हैं, यहां से हमने हटा दी अगर उस चीज को, तो हमने क्या कर दिया, हमने नंबर ऑफ स्टेप्स में, ये चीज पे हमारा कंट्रोल है, इस चीज पे हमारा कंट्रोल है ना। यहाँ पे हम अपना लॉजिक चेंज करके कुछ नया कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम कम लगे। तो जो एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी हम फाइंड करते हैं वो किसके थ्रू फाइंड करते हैं, वो फाइंड करते हैं लूप कितनी बार चला है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो हमारी Yes, जो sir. एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि हमारा लूप कितनी बार चला है। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार चल रहा है, यहाँ पे हमारा 4 टाइम्स इसके लिए चलेगा। यस सर। ठीक है, और ये 4 टाइम्स इसके हर एक के लिए 4 टाइम्स चलेगा, तो टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, 16 टाइम्स। Yes, sir. ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, अगर हम इस 4 की जगह n लिख दें, अगर इस 4 की जगह हम क्या लिख दें, n लिख दें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n²। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं कि किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। क्लियर है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स ले लेंगे और उनपे उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज मैं समझा रहा हूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं कैसे है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, कुछ एल्गोरिदम्स ले लेंगे, फेमस एल्गोरिदम, जैसे बाइनरी सर्च ले लेंगे, कोई शॉर्टिंग का एल्गोरिदम ले लेंगे, और फिर उसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर। कुणाल कहाँ गया अभी? पता नहीं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं।
क्लियर है ये चीज? आगे समझ में? हाँ जी चिराग, Yes, sir. ठीक है आगे देखते हैं। तो ये परफॉर्मेंस मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं हम लूप पे। क्लियर है? तो लूप कितना टाइम्स चल रहा है? ये n टाइम्स चल रहा है। बाकी चीजों को हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट, या प्लस माइनस जो भी कुछ होगा उसको क्या मान लेते हैं हम? कांस्टेंट। सो ऑल द स्टेप्स इन लूप टेक कांस्टेंट टाइम, ठीक है। लूप इज एग्जीक्यूटेड n टाइम्स। अब लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है आपका? n टाइम्स। तो टोटल टाइम कितना होगा? इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, बाकी सब चीजों को। और लूप कितनी Yes, बार sir. चल रहा है आपका? n टाइम्स। तो n इंटू सी, cn टाइम्स हो गया। अब हम कैसे निकालेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या बोला था? बिग ओ से निकालते हैं, ठीक है। यहां पे कांस्टेंट टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं और बाकी जो हमारा जो वेरिएबल टाइम बचता है उसको हम अपने बिग ओ में ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? बिग ओ ऑफ n। मतलब लूप कितनी बार चलेगा इस चीज पे डिपेंड करेगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको हम बिग ओ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चीज आगे समझ में नहीं आई? हाँ जी Sir, चिराग। C हमारा टाइम है. सी हमारा कांस्टेंट है। मतलब सी क्या है? सी कांस्टेंट है कि लूप के अंदर जितने भी ऑपरेशन हमारे चल रहे हैं, ठीक है, लूप के अंदर हमारे जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं, लूप से बाहर जितने ऑपरेशन चल रहे हैं उसको हम क्या मान लेते हैं? ये कांस्टेंट टाइम है। इसमें हम अपने कुछ में एल्गोरिथम के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, ये तो पूरा अपना टाइम लेंगे ही। क्लियर है? इसलिए हमने ठीक है. उसको क्या मान लिया? कांस्टेंट। इसका मतलब ये m इज इक्वल टू m+2 क्या है? कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट टाइम है ये। क्लियर है? अब ठीक ये है. कांस्टेंट टाइम कितनी बार रन होगा? n टाइम्स। Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? c इंटू एन, c इंटू एन कर दिया ना। ठीक है. अब यहाँ पे कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। जो कांस्टेंट टाइम है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते उसका, तो वो तो अपना हर ऑपरेटिंग सिस्टम और हर सीपीयू की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम किस में डील कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं, ये लूप हम थोड़ा कम कर सकते हैं। हम तो अपने एल्गोरिदम में ये n को ही चेंज कर सकते हैं ना। इन चीजों पे तो हमारा Yes, कोई sir. वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आपका जैसा अगर Yes, sir. सपोज आप आई प्रोसेसर यूज कर रहे हो, उसमें कोई प्रोसेस है वो फास्ट चल रहा है, और वही सेम प्रोसेस आप अगर i3 में यूज कर रहे हो तो वो स्लो चल रहा है, तो वो उसमें प्रोग्रामर की थोड़ी गलती है। क्या प्रोग्रामर की गलती है Yes, sir. इसमें? नहीं है ना। ना. ठीक है, तो आप किस चीज पे कंट्रोल कर सकते हो? आप इस चीज पे कंट्रोल कर सकते हो कि जो आपका वेरिएबल टाइम है उसको आप चेंज कर, उसको आप जितना कम से कम रख सको उतना आप रख दो। क्लियर है? तो ठीक जितनी है. भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे वो हम वेरिएबल टाइम पे करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Yes, sir. निकालेंगे वो वेरिएबल टाइम के हिसाब से निकालेंगे। तो इसमें वेरिएबल टाइम क्या? n। अगर यहाँ N. पे n की वैल्यू 2 होगी तो ये फास्ट होगा, या n की वैल्यू 5 होगी तब ये फास्ट होगा? टाइम कब जब ज्यादा 2 टाइम होगी तब लगेगा? फास्ट होगा. कब ज्यादा टाइम तो लगेगा? 5 में 5 ज्यादा टाइम. होगी जब ज्यादा टाइम लगेगा ना। n की वैल्यू Yes, sir. जब 2 होगी तो कम टाइम लगेगा। तो ऐसे ही अगर हम Yes. बड़े डाटा पे काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा टाइम लेगा। अगर हम छोटे डाटा पे काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम कम टाइम लेगा। क्लियर है ना ये चीज? अगर हम बड़े डाटा पे काम Yes, sir. कर रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर वो ज्यादा टाइम लेगा कंपैरिजन अगर हम छोटे डाटा पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे वो हम लूप्स की टर्म्स में मेजर करेंगे कि हमारा लूप कितनी बार चल रहा है। तो यहाँ पे आ गई हमारी ठीक है बिग सर. ऑफ n। ये चीजें आ गई है समझ में? आ गई सर. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसमें देखो, यहाँ पे ये कांस्टेंट टाइम है। Yes. ठीक है, अब ये कांस्टेंट टाइम कितनी बार, ये कांस्टेंट टाइम है वो कितनी, ये जो कांस्टेंट ये है हमारा कितनी बार चलेगा? इसके लिए n बार, N time. n टाइम्स, ठीक है, और इसके हर एक के लिए Yes. n बार, तो इसका मतलब n इंटू एन, n स्क्वायर। ठीक है. ठीक है, तो c इंटू Yes, एन sir. स्क्वायर, तो ऑर्डर N ऑफ क्या square. हो गया? ये n स्क्वायर।
ये ठीक चीज है आई समझ में नहीं आई? आ गई सर। आ गई ना? ठीक है, आगे देखो। अब ये हमारा एक कांस्टेंट टाइम है x प्लस, इसको हमने a से मेजर कर लिया। ये भी हमारा एक कांस्टेंट टाइम है, ये कितनी बार चलेगा? c इंटू एन, n टाइम, n टाइम्स, ठीक है। और ये कितनी बार चलेगा? इसको हमने b मान लिया, तो ये कितनी बार चल रहा है? b तो ये इंटू एन स्क्वायर। यस सर। क्लियर है? तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? a प्लस सी एन प्लस बी एन स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे हम किसको Yes, मानते sir. हैं? हम मानते हैं जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी एक्सपोनेंशियल की, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी हाईएस्ट पावर होगी। उसको हम कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? चलो एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। देखो, सपोज आप उसको 4 टाइम्स चलाना चाह रहे हो या आप 1000 टाइम्स चलाना चाह रहे हो, ठीक है? तो 1000 के लिए हमारी Yes, n sir. की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000, यस ठीक है। और n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 into 1000 होगी। 1000 इंटू 1000 इतनी बड़ी, सॉरी कितनी बड़ी होगी? यस सर। क्लियर है? अच्छा, अब इस चीज के सामने क्या हम इस 1000 को इग्नोर कर सकते हैं? यस सर। ठीक है। कोई आपको घर आया, क्या कहते हैं, वो आपको 10 लाख रुपए देना चाहता है, वो क्या आपके ब्याज के 1000 रुपए बन रहे हैं, तो आप उसको पहले ये कहोगे क्या, ये 1000 रुपए भी चाहिए जब ही मैं ये 10 लाख लूंगा? ऐसे कहोगे क्या? नो सर। नहीं कहोगे ना। No. तो जब हम अप्रोक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम इस तरह की छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। क्लियर है? आगे ये चीज समझ में? तो यहाँ Yes, पे sir. हम किसको कंसीडर करते हैं? सिर्फ बिगेस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। बिगेस्ट है। पावर क्या है हमारी? एन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? आगे समझ में? यस सर। ठीक है। उसके बाद इफ एल्स को भी आप इग्नोर कर सकते हो। क्यों? ये कितना टाइम लेगा? ए टाइम लेगा, ये बी टाइम लेगा, ये सी टाइम लेगा और ये डी टाइम लेगा। डिपेंड किस पे करेगा? इस पे डिपेंड करेगा ना। वैल्यू तो इनकी क्या वैल्यू चेंज होगी? इनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। वैल्यू किसकी चेंज होगी? Yes, sir. आपकी वैल्यू सिर्फ n की चेंज हो सकती है। अगर आप लो डाटा पे काम कर रहे हो तो n की वैल्यू कम होगी, अगर आप ज्यादा डाटा पे काम कर रहे हो तो n की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है ये? तो हमारा डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ sir. लूप की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हम Loop उसको की भी value क्या पे। बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ n। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आ जाती है हमारी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लॉग एन। लॉग एन क्या होता है हमारा? अगर हम किसी बड़े डाटा पे काम कर रहे हैं और जो हमारा हर बार है वो प्रॉब्लम है, वो हमारी हाफ हो जाती है और फिर हाफ हो जाती है, फिर हाफ हो जाती है, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपका बाइनरी सर्च था। बाइनरी सर्च में क्या होता था? पहले आप मिड निकालते थे, मिड निकालते थे ना। Yes. उसके बाद आप हाफ पोर्शन पे काम करते थे, पूरे डाटा पे तो काम नहीं करते थे, यस सर। ठीक है। और फिर उस हाफ पोर्शन का फिर से मिड निकालते थे और फिर उसके हाफ पोर्शन पे काम करते थे। तो इस तरह की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जहां पे जो हमारा डाटा है हर बार एक, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ चिराग? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है, वो बार बार वो कर रहा है, यस सर। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ये लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे समझ में, जहां पे हर बार जो हमारी वो है डिवाइड हो जाए। क्लियर है? ये सारा sir. वही है। यहाँ बाइनरी सर्च का बता रखा है कि अगर मिड में ही आपको एलिमेंट मिल जाए तो क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, पहली बार में मिल गया। वर्स्ट केस